कॉटन, कपास, रुई, लेकिन आखिरकार ये इंडस्ट्री चलती कैसे है? जो कॉटन जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये बताते जब वेद पुराण आए तब से कपास। आप कैसे कॉटन में आए? मैंने 3 महीने के लिए स्टडी छोड़ के फैक्ट्री संभाला। अरे छोटी सी उम्र, लेकिन छोटी सी उम्र में तो कई सारे और भी सपने होते हैं। वो जो सपने हैं ना, वो उसके अंदर जो जिम्मेदारियां के अंदर सपने सब जो रहते हैं वो दब जाते हैं। आप क्या ऐसा चेंज लाएंगे कि यूथ इस इंडस्ट्री को लेकर के अट्रैक्ट हो और इस इंडस्ट्री को वापस और ज़्यादा फ्लोरिश किया जाए, जैसे राजशाही वाली बात की? हमारी जो सीड टेक्नोलॉजी है वो 2002-3 मतलब आज 21 साल जूनी हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुके हैं। वो फंक्शन के बाद मैंने सोचा कि जो ये हमारे चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, ये आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं। कॉटन, कपास, रुई, इन सब के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आखिरकार ये इंडस्ट्री चलती कैसे है? कैसे किसान जो है कपास को उगाता है और कैसे ये हमारे घर तक पहुंचता है, किस तरह से पहुंचता है, इन सबको एक इंडस्ट्री कैसे चलाती है? इस इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अपनी बात किसानों की हो चाहे इंडस्ट्री की, वो सरकार तक पहुंचाते हैं। कौन लोग हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इन्हीं सबसे जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वो है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा जी। अतुल गनात्रा जी का अपना एक बहुत ही बेहतरीन जो इतिहास भी है और इनका कॉटन इंडस्ट्री में स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। यही वजह है कि पिछले 8 साल से वो इस इंडस्ट्री के एक तरह से बोलते हैं मुखिया बने हुए हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं और अतुल जी से हम लोग मुखातिब होते हैं। अतुल जी, सबसे पहले कृषि भूमि आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। अच्छा सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस बात से ही शुरुआत करते हैं कि सर इस इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री को लोग सिर्फ ये तो जानते हैं कि कॉटन के कपड़े हैं, कॉटन क्या है, लेकिन कॉटन, रुई, कपास, क्या फ़र्क है और कैसे ये इंडस्ट्री को आप देखते हैं? जी देखिए, जो कॉटन जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये बताते जब वेद पुराण आए तब से कपास उग रहा है इंडिया में। तो करीब करीब 3000 साल पहले ये कपास का फूल जो है वो इंडिया में इसकी खेती हुई थी। तो सबसे जूना प्रोडक्शन अगर कोई कह सकते हैं तो वो कपास है। और जो इंडिया में जो सबसे जूनी हमारी इंडस्ट्री है जो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो ये सिल्क रूट जो बहुत फेमस है आज से 500 साल पहले, तो सिल्क रूट से हमारा कॉटन का, कपास का बहुत बड़ा व्यापार होता था। तो तब से हमारा जो इंडस्ट्री है, रुई बाजार बोले, कपास, टेक्सटाइल, कपड़ा, सिल्क, ये बहुत इंडिया का एकदम आप बोल सकते हो कि वो मेन बिजनेस जो था वो टेक्सटाइल है। जी ओके सर, अगर हम आपकी बात करें तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप कैसे कॉटन में आए, मतलब कैसे आपकी क्या पढ़ाई हुई और कैसे आपकी इसमें रुचि, आप क्या शुरू से ही आपके फैमिली का ये बिजनेस रहा है या फिर आपने ही इसको बनाया है? तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी, ये जो कॉटन का बिजनेस है वो मेरे फादर के टाइम से है। तो माय फादर हैज़ जॉइन कॉटन इन 1950 एंड आई हैव बोर्न इन 1962, बट आई हैव जॉइन द कॉटन बिजनेस एट वेरी यंग एज। मैंने जो कॉटन का बिजनेस है वो 5 जून 1976, जब मैं 15 साल से भी छोटी उम्र थी, तब मेरे फादर बीमार होने से, हमारी जिनिंग फैक्ट्री थी महाराष्ट्र में, तो हमारे बड़े भाई जो बड़े ब्रदर है वो डॉक्टर बनना चाहते थे। तो फिर मेरे पे आया कि फैक्ट्री, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, फैक्ट्री में कोई नहीं है। तो मैंने 3 महीने के लिए स्टडी छोड़ के फैक्ट्री संभाला। आप उस समय कौन सी क्लास में थे? जी, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। तो जो फिर 3 महीने जो फैक्ट्री संभाली और वो जो कॉटन का बिजनेस है वो टाइम में भी राजाशाही बिजनेस बोलते हैं।
तो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। और वो यंग एज में वो पैसे की रेलन छेल देखने के बाद, फिर आने के बाद मैंने 2 बार और एग्ज़ाम दी, आगे पढ़ने चाहा, मगर वो पैसा देखने के बाद, वो बिजनेस देखने के बाद फिर कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं गया। तो बिजनेस जो है ये हमारा फैमिली बिजनेस है, और आज मुझे करीब करीब ये बिजनेस में 48 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सर अगर हम बात करें, आप जो बात बता रहे छोटी सी उम्र, लेकिन छोटी सी उम्र में तो कई सारे और भी सपने होते हैं। ये पैसे की तो खैर आपने जो स्मेल है वो बाद में ली, लेकिन कई सारे सपने। तो क्या आपके सपने थे उस समय? आप क्या सोचते थे जब फैक्ट्री में जाने से पहले? आप क्या सोचते थे कि ये बनूंगा, वो बनूंगा, या कुछ और भी सपना था, या सिर्फ बिजनेसमैन? डेफिनेटली सपना, बहुत सपने थे, मगर जो फैमिली का भार था, तो वो भी एक, जो फैमिली को आगे ले जाना है। 3 सिस्टर है, ब्रदर है, मदर, फादर की तबीयत, माय फादर इज़ पास्ड अवे इन 1984 एट द एज ऑफ ही वाज ओनली 54 इयर्स। तो वो जो सपने हैं ना, वो जो है वो उसके अंदर जो जिम्मेदारियां के अंदर सपने सब जो रहते हैं वो दब जाते हैं। तो बहुत कम एज में ये सारे सपने दब गए, और बिजनेस में फादर की हेल्थ के वजह से फिर बिजनेस वो एज में ही 18 साल की उम्र में टोटल कंपनी का कारोबार मेरे हाथ में आ गया बोलो, या मेरे पे जिम्मेदारियाँ पूरी फैमिली को चलाने की, सब भाई बहन को सब संभालना, सब बहुत यंग एज में आ गया। सर उस समय भी आप मुंबई में ही थे या बाहर थे? जी, मेरे को 10 महीना ट्रैवल करना पड़ता था कॉटन के बिजनेस के लिए। वो टाइम में फ़ोन ट्रंक कॉल लगाने पड़ते थे। सुबह 5 बजे कॉल बुक करो, अर्जेंट फ़ोन बुक करो, लाइटनिंग फ़ोन बुक करो। तो टोटल जो बिज़नेस था वो फ़ोन पे था, और ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता था। तो मैंने यंग एज में, एट द एज ऑफ 16 आई हैव ट्रैवल टू पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। और मेरी ग्रैंड मदर थी, वो बोलती थी कि जब बच्चे के अभी खेलने कूदने के दिन है, उसमें मेरे फादर को बोलते थे कि आपने इसको बिजनेस में जोड़ दिया ये यंग एज तो सर आपके तो जितनी अच्छी इस समय मुछ है आपकी मुस्टैक है, तब तो आपके मुछ भी नहीं आई होगी? नहीं, बहुत कम यंग एज था। और जो मैं जिनसे काम करता था वो सब बोलते थे कि हमने हमारे इतनी कम एज के बच्चे को हमने काम करते हुए और इतनी अच्छी तरीके से काम करते हुए नहीं देखा है। तो जो मैं जिनके साथ काम करता था वो कोई 50 साल, 60 साल, 70 इयर्स, उनके साथ काम करना पड़ता था। तो क्या आपको क्या बुलाते क्या थे? नहीं, वो सब बेटा करके बुलाते थे। और बहुत सपोर्ट मिला, सबसे बहुत सपोर्ट मिला कि इतनी यंग एज में उनको बहुत अच्छा लगता था कि कोई यंग लड़का इतनी छोटी उम्र में काम करने और अच्छा काम कर रहा है, सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम करता है, तो बहुत अप्रिशिएट करते थे। सर पक्की बात है, जब आप 16 साल की उम्र से आपने शुरू किया काम, बहुत सारे स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, तो कैसा रहा आपका उस समय? फीलिंग्स क्या थी? क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि अरे यार सब मतलब क्या है, मतलब चारों तरफ से घिरे। क्या कुछ ऐसा भी समय आया, क्या आपको ऐसा लगा कि हमको मतलब क्विट करना है, कुछ और सोचना है, या कोई ऐसा शख्स आया जिसने आपको मोटिवेट किया, फिर आप आगे बढ़े और आपको लगा कि नहीं हम आगे कर सकते हैं? ऐसे भी कुछ आपके आए होंगे अप्स एंड डाउन्स? जी, देखिए, जो हमारा कॉटन बिजनेस है ना, ये करने के बाद आदमी दूसरा काम के लिए नहीं सोच सकता है, क्योंकि इसमें हमारा, आपको बोलो कि एक जो मिनिमम लॉट होता है वो 100 बेल्स का होता है। और जब अब 100 बेल्स फार्मर से ख़रीद के जिनिंग करके वो लॉट रेडी करते हैं, तो उसकी वैल्यू 15 लाख, 20 लाख, आज की तारीख में 30 लाख होता है। तो मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो 15 लाख से लेके 20 लाख का होता है, उससे नीचे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो जब आप 15, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख में रोज़ खेलते हो, तो आप दूसरा धंधा करना बहुत मुश्किल है।
तो ये जो हम बोलते हैं कि जो कॉटन का बिजनेस है वो एक, जैसे किसी को ड्रिंक करने की आदत हो जाती है, किसी को कुछ, तो ये भी ऐसा ही है कॉटन का बिजनेस। इसकी अगर आदत लग गई तो आदमी दूसरा व्यापार नहीं कर सकता है। तो कॉटन, इसलिए इसको किंग बिजनेस, राजाशाही बिजनेस बोलते हैं। लेकिन आप अभी भी समझते हैं कि अभी भी ये राजाशाही रहा है, या फिर जो बाकी जो चीज़ें चेंज हुई हैं जी, और बाकी जो आसपास का वातावरण चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा बिजनेस में चेंजेस आया? देखिए, बिजनेस, हर एक बिजनेस में चेंजेस आते जाते हैं। पहले क्या था कि टेलीफोन, एसटीडी, मोबाइल, फैक्स, ये जैसे जैसे टाइम आते गया, ईमेल, तो पहले बिजनेस अलग स्टाइल में होता था। जो फॉरेन में आइस में अप डाउन होता था तो हमारे इंडियन मार्केट में 3 दिन के बाद मालूम पड़ता था, और आज 30 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में मार्केट का अप डाउन पूरा चले जाता है। तो टाइम के हिसाब से हमें भी चेंज होना है, टेक्नोलॉजी जो जो चेंज होती जाती है वैसे बिजनेस करना है। मगर जो पहले बिजनेस में एथिक्स थे, जो जूने हमारे जो सौदे होते थे, हजारों बेल्स के सौदे सिर्फ जबान पे हो जाते थे, अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लैक एंड वाइट पे बिजनेस चलता है। तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, पर वी हैव टू डू द बिजनेस एज पर द टाइम। ओके, तो हाँ चेंजेस के हिसाब से बिजनेस करना पड़ता है। सर एक बात बड़ी अच्छी आपने बोली कि नशा, हाँ, तो ये नशा बढ़ा है कि उतना ही है, या थोड़ा कम हुआ? नहीं, नशा उतना ही है, और आज भी मेरे काफ़ी बिजनेस हैं। तो मेरे विंड मिल का बिजनेस है, मेरे पास 21 विंड मिल्स है। तो हम पावर जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट को सेल करते हैं और थर्ड पार्टी को भी सेल करते हैं, ये एक्चुअल यूज़र को। फिर हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है। मगर ये सब बिजनेस करके पैसे बहुत मिलते हैं, पर जो पैसा कॉटन के बिजनेस से मिलता है वो कम मिलता है या कुछ ज़्यादा मिलता है, उसमें बड़ी खुशी होती है। मेरी जो बड़ी डॉटर है वो हमेशा बोलती है, डैडी कॉटन का बिजनेस में बहुत टेंशन है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो मैं बोलता हूँ, बेटी ये जो सारे बिजनेस आज हम कर रहे हैं ना, वो कॉटन से ही आए हैं, तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे को पूछती है कि डैडी व्हाट आई डू, यू विल स्टॉप डूइंग कॉटन बिजनेस। तो मैं बोलता हूँ मजाक में कि मेरे पास से फ़ोन ले लो तो कॉटन बिजनेस बंद हो जाएगा, मगर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जैसे मेरे हाथ में फ़ोन दे दोगे तो मैं कॉटन बिजनेस चालू कर दूंगा। सही है, एकदम सही है। अच्छा सर, जब आपने बात की अपनी बड़ी डॉटर बारे में, तो हम भी जानना चाहेंगे फैमिली में कौन कौन है, और क्या किसी का इसमें कॉटन को लेकर के कोई है कि जो सोचता है कॉटन को आगे बढ़ाने के, या आप ही ने झंडा उठा के रखा है? अभी फैमिली में वाइफ और 2 डॉटर हैं जी। अभी हमारे यंग डॉटर, जो यंगेस्ट डॉटर है उसके यहाँ बेटा भी आया है, ग्रैंडसन भी आया है, 9 महीने का है। तो थैंक यू। तो ऐसा मेरे को छोड़ के किसी को फैमिली में ऐसा कॉटन का बहुत नहीं है। हाँ। जो यंग जनरेशन है वो कॉटन के बिजनेस नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत सी आटी गुटी है, रोज़ बहुत टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, पूरा टाइम 24 घंटा आपको अलर्ट रहना पड़ता है अगर कॉटन का काम करना है। तो यंग जनरेशन है वो पावर जनरेशन में जाना चाहती है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहती है, स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करना चाहती है, मगर कॉटन में इंटरेस्ट नहीं है। तो एक अनफॉर्चुनेट है, मगर टाइम के साथ जाना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अगर बाकी लोगों की भी बात करते हैं, ये तो हो गई फैमिली की, अगर क्योंकि कॉटन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के बहुत ज़माने से इंडिया को बहुत पॉपुलर है और इंडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए माना जाता है। तो लेकिन जैसा आपने भी बोला, और ये बात सच भी है कि आज का जो यूथ है वो इस इंडस्ट्री को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनमें अगर कुछ चेंजेस, या अगर वो चीज़ें अगर ऐसी हो जाती, या आपको अगर ये मौका दिया जाए कि भाई हम आपको मौका देते हैं, आप क्या ऐसा चेंज लाएंगे कि यूथ इस इंडस्ट्री को लेकर के अट्रैक्ट हो और इस इंडस्ट्री को वापस और ज़्यादा फ्लोरिश किया जाए? जैसे राजशाही वाली बात की जी, राजाओं वाला ये खेल है जी, तो हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन
क्या ऐसी चीज़ हो गई कि राजा जो है थोड़ा सा किंग में जो है बनने में थोड़ा सा किंग और राजा में फ़र्क आ गया। जी। तो आपको अगर मौका दिया जाए वापस इसको राजशाही जी। बिजनेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक जो है ना हमारा प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन है वो हर साल कम होते जा रहा है। तो कम प्रोडक्शन के चलते हुए हमारे जो कॉटन के भाव है ना इंडिया में वो इंटरनेशनली थोड़े कॉस्टली हो गए। तो जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा ना तो तब तक पूरी फैक्ट्रियां हैं वो मुश्किल से 3 महीना 4 महीना चल पाती है। जो हमारे स्पिनिंग मिल है वो 85-90% कैपेसिटी पे चल रही है। तो जो बिज़नेस में मज़ा आना चाहिए कि पूरी फैक्ट्रियां 6 महीना 8 महीना जिनिंग फैक्ट्री चले, स्पिनिंग मिल 100% कैपेसिटी पे चले, तो जब वो चीज़ होगी तो ये जो बिज़नेस में फिर से वापस रौनक आएगी। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारी सीड टेक्नोलॉजी बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सीड टेक्नोलॉजी है वो 2002-3 मतलब आज 21 साल जूनी हो गई है और हम BT2 में जी रहे हैं। और जबकि आज ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं वहाँ BT7 की टेक्नोलॉजी आ गई। तो अगर मौका मिले और कभी ऐसा दिल से होए तो ऐसा लगता है कि एक बार हम वर्ल्ड की एकरेज, जो एवरेज एकरेज है वो हमारे यहाँ आवे तो फार्मर को खुशहाली मिले और वापस अच्छे दिन आवे, फैक्ट्रियाँ चले, हमारा बिजनेस चले, स्पिनिंग मिल का सबको विन विन सिचुएशन होवे। वो एक हमेशा एक ड्रीम हमारा रहा हुआ है और उसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट के पास उनके काम, हमारे को क्या चाहिए वो पहुंचाना हमारा काम है, मगर गवर्नमेंट भी खुद का बजट देखती है कैसे करना है उनके बजट के हिसाब से। इस साल एक बहुत अच्छी चीज़ हुई बजट में कि फर्स्ट टाइम हमारे को कॉटन के लिए पैसा दिया गया बजट में, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो स्लोली ऐसे सपने सच होंगे ऐसा लगता है। अच्छा सर, अभी आते हैं इस चीज़ को लेके कि जो प्रेसिडेंट की जो आपकी पोस्ट है उसको लेकर मेरा सवाल है। सवाल ऐसा है कि लोग 1 साल बनते प्रेसिडेंट, 2 साल बनते, 3 साल बनते, आप 8 साल से हैं और मैंने खुद भी बहुत लोगों से मिला कि दे आर वेरी मच हैप्पी। तो ऐसी क्या आपने घुटी पिलाई है या ऐसा क्या किया है कि आप 8 साल से, क्या टेन्योर मतलब आप भी पुतिन जैसे बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पुतिन जैसे नहीं बन रहे। कैसा होता है कि एक इंटरेस्ट होता है और आप कितना समय एसोसिएशन को देते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट बना तब मेरा ईयरली बिजनेस 7 लाख बेल्स था और प्रेसिडेंट बनने के बाद रोज़ 3-4 घंटे का समय एसोसिएशन को देना पड़ता है और उसकी वजह से आज मेरा बिजनेस 50% कैपेसिटी पे आ गया। तो पर्सनल लॉस है, पर जो टाइम हम एसोसिएशन को देते हैं उससे लोग काफ़ी खुश रहते हैं कि काम कर रहे हैं, काम देख रहे हैं। और मैं हमारे एसोसिएशन में मैंने कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया, मगर जब मुझे प्रपोज़ल आया कि आप अगर आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे, तो 2017 में मैंने इलेक्शन में मैं फर्स्ट टाइम विन करके आया, डायरेक्टर बना और 2018 में मैं फर्स्ट ईयर मैं प्रेसिडेंट बन गया। वैसे हमारे एसोसिएशन में सिस्टम है कि पहले आप डायरेक्टर बनोगे, 5-10 साल डायरेक्टर रहोगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, फिर 5-6 साल प्रेसिडेंट के अंडर में आप ट्रेनिंग लोगे और फिर जाके कभी 15-20 साल के बाद प्रेसिडेंट बनोगे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं फर्स्ट ईयर ही प्रेसिडेंट बन गया। 1 साल में। तो इट इज़ ए रिकॉर्ड इन आवर एसोसिएशन। हमारे एसोसिएशन को 120 ईयर्स हुए और आई एम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। तो हर एक हमारे जो पहले के प्रेसिडेंट है वो 5 साल, 6 साल, 7 साल हर एक का टेन्योर रहा है। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड, थर्ड प्रेसिडेंट थे वो बहुत सारा टाइम तभी लगाया। तो पहले हमारा एसोसिएशन आज कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, मगर जब इसकी स्थापना जब ब्रिटिशर थे इंडिया में तब
इसकी स्थापना हुई है, तो तब इसका नाम था ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन। Okay. तो अभी कुछ साल पहले हम ईस्ट इंडिया को बाय बाय किया Bye-bye और कॉटन एसोसिएशन रखा। तो ऐसा नहीं है, जब तक लोगों की चाहना है कि आप बने रहे प्रेसिडेंट तो बने रहेंगे, मगर काम बहुत करना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एसोसिएशन में उसी लोगों को आना चाहिए जो टाइम दे सकते हैं, उनको ही आना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो सर ये जो आप बात कर रही है, तो ये तो पक्की बात है कि बहुत इसमें टाइम भी देना पड़ता है, चैलेंजेस भी बहुत हैं। जी। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इतने टाइम में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आपने सॉल्व किया, जी। और आने वाले टाइम में कौन से ऐसे चैलेंजेस दिखते हैं जिनको आप चाहते हो कि इनको भी सॉल्व करूँ? जी, देखिए बहुत चैलेंजेस थे। जब मैंने टेक ओवर किया एज ए प्रेसिडेंट, तो हमारे जो क्रॉप के नंबर आते थे ना, वो इतने परफेक्ट नहीं आते थे। तो हमने स्लोली बहुत उसमें चेंजेस लेके आए, और आज की तारीख में हम क्रॉप रिपोर्ट बनाते हैं तो सब 10 के 10 हमारे स्टेट जहाँ कॉटन होता है उनका जो रिपोर्ट है 99% हम उनके रिपोर्ट के हिसाब से हमारा क्रॉप रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बनाते हैं, और जो अराइवल है वो हमारे स्टेट के एसोसिएशन का प्रेसिंग फिगर आएगा उसके ऊपर से हम अराइवल्स नक्की करते हैं। और कंजम्पशन हम जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है COCPC, उनसे कंजम्पशन का फिगर लेते हैं। तो एक तो ये चेंजेस लेके आए कि हमने अब हम क्या लगता है कैसे होगा अंदाज से कुछ नहीं देते हैं, अभी हम परफेक्ट फिगर देते हैं। एक ये चेंजेस किया। फिर हमने देखा कि फार्मर के लिए हमारा एसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा है, तो हमने 4 साल पहले फार्मर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की, और हर साल उसके लिए 25 लाख रुपया फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए हमने खर्चा करना चालू किया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। फिर हमने हर साल 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 साल में करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हम बॉम्बे में करते हैं, और एक कॉन्फ्रेंस हम आउट ऑफ बॉम्बे जो स्टेट में कॉटन होता है। तो आज की तारीख में हमारी कॉन्फ्रेंस हर एक स्टेट में हो गई है, एक आधी नॉर्थ इंडिया में रह गई है, और गुजरात में कॉन्फ्रेंस करना रह गया है। तो हमारा एम है कि हम वहाँ भी करेंगे। तो जो भी काम कॉटन के लिए है वो हर एक काम हम करते हैं, और आज ऐसा कोई काम नहीं है जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। अच्छा, कौन से ऐसे, एक और सवाल था सर कि और क्या आप और क्या करना चाहते, क्योंकि एक टेन्योर है, एक टाइम के बाद एक होता है कि चलो भाई अब हमें किसी और को भी अपनी जो जगह है किसी और को देना चाहते हैं, जी। लेकिन आप ऐसे कौन से काम हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि मैं ये करके फिर आगे जाऊं और किसी को? तो एक ड्रीम हमेशा रहा है कि एक नई सीड की टेक्नोलॉजी अगर हमारे फार्मर को मिल जावे, तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, हमारा जो कॉटन का एरिया था वो 135 लाख हेक्टर तक 2019 में पहुंच गया, और हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन 360 लाख बेल्स 400 लाख बेल्स तक जाके आया। अब कॉटन का एरिया कम होते जा रहा है। इस साल लास्ट ईयर कॉटन का सोइंग 127 लाख हेक्टर में था, इस साल 10% सोइंग कम होकर 113 लाख हेक्टर रह गया है। तो अगर फार्मर की कॉस्ट, खर्चा बहुत आ रहा है फार्मर को, और हमारा जो यील्ड है वो सिर्फ 400 kg है, वर्ल्ड का एवरेज यील्ड है वो 800 किलो है, डबल है। पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री का 750 किलो का यील्ड है, और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया का 2300 2400 किलो यील्ड है। तो एक सपना है कि अगर हमारे को एक सीड की नई टेक्नोलॉजी मिल जावे, और भले हम ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया जितना यील्ड नहीं ला सके, एक वर्ल्ड की एवरेज तक भी पहुंच जावे 700-800 किलो पे, तो हमारा जो प्रोडक्शन अभी 300 लाख बेल्स है वो बढ़ के 400-500 लाख बेल का हो जावे। तो फिर जिनिंग फैक्ट्रियाँ अच्छी चले, सबको पूरा काम मिले, स्पिनिंग मिल को प्रॉफिटेबिलिटी आवे। तो अगर स्पिनिंग मिलें अच्छे चलेगी तो हमारा ट्रेडर्स का क्या है, हमारा फाइनेंस का बिजनेस रहता है,
तो हमारे पैसे भी अगर बायर कमाता है तो हम भी सेफ रहेंगे। सही बात है। तो एक ड्रीम है कि गवर्नमेंट से कैसे भी एक टेक्नोलॉजी मिशन, अभी बजट में पैसा मिला है तो गवर्नमेंट से थोड़ा रिक्वेस्ट करके अगर सीड की नई टेक्नोलॉजी मिल जावे तो फार्मर को अगर प्रोडक्शन डबल होगा या डेढ़ा भी होगा तो फार्मर कॉटन की सोइंग करेंगे। नहीं तो हमें लगता है कि आने वाले सालों में और सोइंग का एरिया कम हो जाएगा एंड फिर हम इंपोर्ट करना पड़ेगा। आज की ये पहला साल ऐसा है कि इस साल हमारी जो बैलेंस शीट है वो इंडिया इज़ ए नेट इम्पोर्टर ऑफ द कॉटन। तो आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम दैट हम एक्सपोर्ट कम करने वाले हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये एक मुसीबत दिख रही है आने वाले टाइम में कि हम कॉटन के लिए फॉरेन के कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक और भी मुझे इसमें मुद्दा दिखता है जब आपसे ये बात हुई कि जो एथेनॉल के लिए जो मक्का है उसको उगाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस पर कॉटन जो फार्मर्स हैं वो भी हो रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है ये सब चीज़ें? जी जी। तो इस साल मक्के का सोइंग बढ़ा है और जो गवर्नमेंट का रवैया देखते हुए ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में थोड़ा कॉटन का एरिया कम होए और ये एरिया मक्के को मिले और ऑयल सीड को मिले और पल्सिस को मिले, क्योंकि हमारे को पल्सिस की शॉर्टेज है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, इंपोर्ट करना पड़ता है। कॉटन जो ऑयल है वो भी हमारा पाम ऑयल का बहुत बड़ा बिल है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कॉटन का जो थोड़ा एरिया है वो डाइवर्ट होके मक्का, ऑयल सीड और सिंगदाना, खाने की जो चीज़ें हैं तो वो अगर एरिया बढ़ जावे तो फिर इंडिया का जो महंगाई है वो काबू में रहेगी। लेकिन सर फिर राजशाही बिजनेस का क्या होगा? जी, तो ऐसा देखिए थोड़ा आगे चल के ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में थोड़ा सोइंग भी कॉटन का कम ही रहेगा, दूसरे क्रॉप की तरफ फार्मर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज कॉटन की फार्मिंग से फार्मर को 30,000 रुपया पर एकड़ मिलता है प्रॉफिट, और कभी कभी यील्ड कम आ गया तो 10,000 15,000 मिलता है। मगर दूसरी जो खेती है उसमें फार्मर को 60,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक एकड़ में मिलता है, और कई खेती करने से फार्मर 2 या 3 पिकिंग 2-3 क्रॉप पूरे साल में ले सकता है। मगर कॉटन का क्रॉप ऐसा है कि वो करेगा तो दूसरा क्रॉप नहीं ले सकता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें माइनस है। एक फिर भी एक अच्छा है कि गवर्नमेंट हर साल 500 रुपया MSP कपास की बढ़ाती जा रही है, इसलिए फार्मर का थोड़ा इंटरेस्ट कपास की तरफ रहा है। अगर प्राइस नहीं मिलता तो फार्मर पहले ही काफ़ी पहले ही फार्मिंग कम हो जाता। तो थोड़ा थ्रेट है हमारे को, हमारे बिजनेस पे। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से कुछ कमिटमेंट्स और कुछ हैं? सरकार का रवैया फिर भी बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री को सपोर्ट देते हैं, और MSP पे इस साल भी CCI ने अभी तक 90 लाख बेल्स का परचेज कर लिया है, और करीब करीब 1 करोड़ बेल्स का परचेज हो जाएगा अंडर MSP। तो सरकार फार्मर्स को बहुत हेल्प कर रही है, कॉटन के फार्मर्स को। और जो CCI है वो माल लेने के बाद ऐसा नहीं है कि CCI की कॉस्टिंग 65 to 70,000 आई तो वो वही रेट में सेल करेगा। वो लॉस करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्ते में कॉटन प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री भी जिंदा है। और इस साल इंडस्ट्री को भी 4 महीने से हमारे जो कॉटन के रेट है बहुत रिजनेबल हो गए, तो इंडस्ट्री भी बहुत हैप्पी है, थोड़ा प्रॉफिट में चल रही है। ओके सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक आखिरी, इसके बाद हम लोग थोड़े से फनी मोमेंट्स भी लेंगे जी। जो आपके किसान हैं और इंडस्ट्री है, इनको मोटिवेट करने के लिए आप एज ए प्रेसिडेंट क्या बोलना चाहेंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान को मोटिवेट करना है तो 3 चीज़ किसान को देना बहुत ज़रूरी है। एक सीड टेक्नोलॉजी देना है, दूसरी जो
फॉरेन में फार्मिंग होती है तो हमारे यहाँ किसान को 7,000 रुपया 100 किलो कपास का मिलता है। उसमें 2,000 रुपया तो कपास की पिकिंग को जो लेबर लग रहा है। तो फॉरेन में जो पिकिंग होती है वो मशीन से पिकिंग हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है वो अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये एक फार्मर को बहुत बड़ा हेल्प होगा। आज उसका 25 to 30% जो कपास को सेल में से आता है वो अगर पिकिंग में चले जाएगा तो उसको फर्टिलाइज़र ख़रीदना है, वाटर का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, तो ये फार्मर को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट अगर ये देखेगी कि हम फॉरेन में कैसे फार्मिंग करते हैं वैसे ही अगर इंडिया में कॉटन का फार्मिंग हो गया, अच्छी सीड मिले, मशीन पिक से पिकिंग हो जावे तो वो एक फार्मर को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने फार्मर को सपोर्ट करने के लिए कॉटन जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 11% ड्यूटी लगा के रखा है। तो उसकी वजह से इंडस्ट्री का ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में कभी कभी 3 महीना 4 महीना कॉटन इंडिया से बहुत सस्ता मिलता है, ब्राज़ील, USA, ऑस्ट्रेलिया, मगर 11% कॉटन की ड्यूटी की वजह से हमारी स्पिनिंग मिलें इंपोर्ट नहीं कर पाती है। तो हमारे को जो सस्ता कॉटन वर्ल्ड में मिलता है वो हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को उसके लिए भी सोचना चाहिए। हमने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज़ल दिया था कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना में 90% कॉटन का अराइवल हो जाता है, माल हो जाता है, बिक जाता है। तो वो 6 महीना ड्यूटी रखिए तो फार्मर को लॉस नहीं होगा। मगर 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 10% खाली अराइवल कॉटन का आता है। वो 6 महीना अगर आप ड्यूटी निकाल देंगे तो फार्मर के लिए भी अच्छा है और इंडस्ट्री के भी लिए भी अच्छा है। तो गवर्नमेंट के अंडर थॉट प्रोसेस में है कि कैसा करना है, मगर जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है वो थोड़ी फार्मर की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। और इंडस्ट्री के लिए तो गवर्नमेंट समझती है कि जो इंडस्ट्री की सबकी बैलेंस शीट आती है तो उससे उनको दिखता है कि बहुत प्रॉफिट है, मगर वो बैलेंस शीट 10 या 20% यूनिट की, जो बड़े बड़े यूनिट है 4 लाख स्पिंडल से 10 लाख यूनिट स्पिंडल, उनकी बैलेंस शीट अच्छी है, मगर जो छोटे स्पिनर है उनके लिए गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर के बाद हम इंडिया में देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 4 करोड़ आदमी को जॉब देती है। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट को उसके लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए। ऐसा हमारा सुझाव है आपके थ्रू। नहीं, बिल्कुल सर जी, बढ़िया है। अब सर आपसे ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, आपसे इंडस्ट्री के बारे में भी बात हो गई और फैमिली के बारे में भी हो गई, आपकी अपनी बात हो गई। अब आपकी पर्सनल कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे जी, कृषि भूमि के थ्रू। सर सबसे पहले तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट लव बताइए, क्या जी। है आपका फर्स्ट लव? जी, कौन है? जैसे किसी का काम होता है, जी, किसी का एंटरटेनमेंट में फिल्म्स होता है, जी, जी। किसी का कुछ है, आपका फर्स्ट लव क्या है? देखिए, मेरा फर्स्ट लव मेरा काम है जी, कॉटन है, वो मेरा फर्स्ट लव है। और उसके बाद जो है वो मैं हमेशा क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। मैं पहले क्रिकेट खेलता भी था और आज भी मेरी जो रुचि है वो क्रिकेट में हमेशा रहती है। तो वो आप कह सकते हैं एक लव है। और अभी जो है वो कुछ दिनों से मैं घर पे है, वो मेरा ग्रैंडसन आता है शाम को 5:30 बजे, तो मैं कभी कभी ऑफिस 5 बजे छोड़ के उसके साथ खेलने के लिए टाइम निकाल के चले जाता हूँ। सर मैं आपसे एक चीज़ और, जब आपने इतनी अच्छी बात बताई, कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेट चला और आपने रुक करके देखा क्या स्कोर हो रहा है, या पूछना, या होता है कि हम जा तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहे जी, लेकिन फिर भी एक दिल में होता है यार रन कितने बने जरा पूछ लें, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। और कभी कभी फ्लाइट में भी रहते हैं, जैसे वर्ल्ड कप जैसी कुछ मैचें हैं, मगर अवॉइड नहीं कर सकते। फ्लाइट में ट्रैवलिंग करना है तो एयर होस्टेस को बोलते हैं थोड़ा पायलट को पूछ के स्कोर बता दो और अनाउंसमेंट कर दो। तो एक बार ऐसा हुआ था जी। तो पायलट ने एवरी 20 मिनट्स के बाद क्या स्कोर हो रहा था तो पूरी फ्लाइट के लिए अनाउंसमेंट हो रहा क्या था। बात है, क्या बात है।
जी बहुत बढ़िया, ये फनी मोमेंट्स। जी। अच्छा, इस तरह के कुछ और भी फनी मोमेंट्स आपको याद हैं कि आए हो, कि आपने क्रिकेट हो या फिर किसी ऐसी चीज के लिए गए और वहां पे बहुत सीरियस है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा फनी हो गया कि आपको लगा यार ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी है? नहीं, देखिए, लाइफ जो है ना, अगर हम पॉजिटिवली देखेंगे तो हर एक मोमेंट जो है ना लाइफ का, अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो अच्छा ही है। जी और हर एक में आपको कहीं ना कुछ फनी चीज़ ऐसी मिलती ही रहेगी, तो जी। वो एंजॉय कैसे करते मुझे हैं आप एक चीज बताइए, जी कभी ऐसा होता है हम बहुत गुस्से में, कि कुछ काम की वजह से या है बहुत गुस्से में है, और गुस्से में जाते जाते अचानक कुछ ऐसा हुआ, मतलब फैमिली वाले या कुछ अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से, कि पूरा गुस्सा ठंडा हो गया और हम हंसने लगे, जी। ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा होता नहीं है, मगर एक चीज़ हमारे मदर बोलती थी कि जब भी आप गुस्सा होंगे तो आपके हेल्थ को नुकसान होगा, और जो सामने वाला है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो 10 मिनट आप उसको अगर गुस्सा कर लो, वो बाहर जाके आपके केबिन से बाहर जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा और आपका हेल्थ बिगड़ेगा, आपका बीपी शूट हो जाएगा, हार्ट पे डिफो आएगा। तो इसलिए वो बोलते हैं आप नेचुरल रहिए, और तभी आप हंसते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि गुस्सा, तो मैंने मदर का सुन के लास्ट 10 साल हो गया, तो मैं बहुत रेयरली गुस्सा करता हूँ, जी नहीं जी। तो काम रहता हूँ। वेरी जी। नाइस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा स्ट्रगल मोमेंट याद है आपको, कि वाकई ऐसा लगा कि यार ये, मतलब एक स्ट्रगल मोमेंट होता है जी सबकी लाइफ में, जी ऐसा आपकी कोई स्ट्रगल लाइफ में मोमेंट ऐसा आया? जी। देखिए, तेजी मंदी, हमारा जो कॉटन का बिजनेस है ना, वो तेजी मंदी में बहुत चलता है। तो कभी आदमी पैसे कमा लेता है, कभी लॉस हो जाता है। तो 2011-12 की सीज़न थी, तो मेरे पास, मैं वो सीज़न रेट 30,000 से लेके 60,000 रुपीज़ हो गया, डबल इन 4 मंथ्स टाइम। तो वो टाइम पे 1 लाख बेल स्टॉक हाथ में था, और जब 60,000 हुआ तो 56-57,000 में मैंने 60-70,000 बेल्स 10 दिन में बेच दिया था, और फिर भी मेरे हाथ में 30,000 या 20,000 बेल्स का स्टॉक रह गया था। वो रेट 60,000 से विद इन 15 दिन में वो रेट फिर से 30,000 रुपीज़ हो गए। तो जो ऐसा मोमेंट देखा कि 30,000 to 60,000 हुआ, वो होने में 5 महीना टाइम लगा, और 60,000 से 30,000 रुपीज़ मार्केट 15 दिन में हो गया। तो ऐसा जब होता है तब वो परिस्थिति संभालना बहुत टफ रहता है, मेंटली भी आपको थोड़ा कष्ट होता है। जी जी जी। बिल्कुल। अच्छा, एक कोई विश जो अभी भी लगता है कि यार ये चीज़ पूरी हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि आप वैसे भी देखिए, मुझे ऐसा है कि आप बहुत ही वेल सेटल्ड हैं, कई सारे जी। वो हैं, फैमिली बहुत अच्छा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान है, जी, इंसान जी। की विश तो कभी पूरी होती नहीं है। जी, जी, कुछ जी। लोग कुंभ जाने के लिए भी विश करते हैं, कुछ जी, कहीं जी। भी। तो कोई ऐसी विश जो इंटरेस्टिंग हो जी। और जो लगता है यार ये हो जाए, भले ही वो हो या ना, लेकिन लगता है यार ये हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए, जी। या किसी से मिलने की विश, ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऐसा कोई विश बाकी नहीं है। जी जो मंजिल थी, जहाँ पहुँचना था, वहाँ ऐसा लगता है एक संतोष भरी लाइफ है, और आगे भगवान जो देगा, जैसी लाइफ देगा, वो स्वीकार है। ओके। तो ऐसा कोई एम नहीं है कि ये करना है, वो करना है। अभी 48 ईयर से काम करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, बहुत हो गया काम का, जी। तो टेंशन वाला काम कम करना चाहिए। हाँ। ऐसा एक माइंड बनता है। तो एसोसिएशन के लिए काम करना है, फैमिली के लिए भी थोड़ा टाइम देना है। जी ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, उनको भी, उनके साथ भी थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा कोई अभी वो नहीं है कि वो बहुत सारे कोई सपने नहीं है कि ये करना है, वो करना है। सर, इस पे अभी एक और सवाल आ गया। सवाल ये है कि आप तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुके हैं, जी। सब बड़े बड़े लोगों से मिल चुके सब है, फिर भी क्या कोई ऐसा है जिससे मिलना बाकी रह गया है,
या जिससे लगता है कि यार इससे भी मिल ले तो अच्छा ही है, ऐसा कोई? नहीं, देखिए, मैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी से मिला तो तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जी। और मैं वो जो समारोह हो रहा था तो उसका मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के जैसे मुझे इनवाइट किया था, तो मैं प्रधानमंत्री जी के बाजू में बैठा था 20 मिनट। तो 2012 के साल में जो मैंने उनसे सुना तो तब मैं आधे घंटे के बाद मैं वो फंक्शन के बाद मैंने सोचा कि जो ये हमारे चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, ये आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मैंने वही टाइम पे उनकी बात करने की और उनकी उस पे से मुझे आइडिया आ गया था कि ये आगे जाके बहुत आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मुझे तब बाजू में बैठ गए तो मुझे बोला कि हमारे गुजरात में इतना कपास होता है 70-80 लाख बेल्स का, मगर हमारे यहाँ स्पिनिंग मिल नहीं है। इसकी वजह से हमारे जो फार्मर है या तो एक्सपोर्ट पे डिपेंड है या तो साउथ की मिल वाले अगर कॉटन खरीदेंगे तो वो हमेशा बेचारे गरीब होते जा रहे हैं और मुझे इनकी बहुत चिंता है। तो आपकी जो साउथ की मिलें हैं उनको आप बोलिए कि आप गुजरात में आइए और स्पिनिंग मिल लगाइए जिससे हमारा फार्मर को रेट मिले, अच्छा वहाँ का मिल का प्रोडक्शन होगा। तो हमने वो बात कही साउथ की मिलों को, बोली कि आप गुजरात में स्पिनिंग लगाइए, मगर कोई रेडी नहीं हुआ। और ये देखिए, जब 2014 में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब प्रधानमंत्री बने तो विदिन 6 मंथ्स उन्हें गुजरात में जो स्कीम लेके आए वो 100% सब्सिडी स्पिनिंग मिल डालो, तो 5 साल का उन्होंने सब्सिडी दिया और आज गुजरात में 80 लाख बेल्स का प्रोडक्शन होता है और 75 लाख बेल्स का स्पिनिंग मिल का कंजम्पशन है। क्या बात है। तो फार्मर को हाईएस्ट रेट गुजरात में कपास का मिलता है क्योंकि वहाँ ही इंडस्ट्री है। हाँ। तो वो जो सोचते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो 2012 में सोचा कि मेरा फार्मर बहुत गरीब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री लानी है, वो जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने विदिन 5 मंथ्स वो स्कीम लेके आए और गुजरात में स्पिनिंग मिल लगाई। तब मैंने सोचा कि जो ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए तो नहीं भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर उनके दिल में वो गुजरात के फार्मर का पेन था। सही। और वो इंडस्ट्री लेके आए और आज फार्मर बहुत हैप्पी है गुजरात का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें पता भी चली, कॉटन इंडस्ट्री की भी पता चली, आपके खुद के विचार भी पता चले। कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच।